हुआ है ना हो गया रिकॉर्डिंग सर। स्टार्ट? ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो सर स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट मतलब सर ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यूएशन चल रहा है। आई थिंक ईशा, ऋतिक, नील नील को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कुछ दिन पहले नील ने किया। ठीक है, तो ईशा और ऋतिक को थोड़ा सा मे बी ऐसा लगेगा कि सर एकदम न्यू टॉपिक है अचानक से। नो डाउट सर, बट समझ में आ जाएगा। बेसिकली आज ना आप ऐसे समझो कि हम लोग ये जैसा टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक जो चल रहा है इसका नाम है सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है सर, डोंट वरी, समझ में आएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब ये क्या है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतना समझ लो कि कंपनी जो मार्केट में बिजनेस करने के लिए पैसा रेज करता है ना, उसको रेज करने का मतलब, रेज करना मतलब लोन के लिए जाना, बैंक में जाना या फिर फाइनेंस करना। चाहे देखो, फाइनेंस करने का मेनली दो तरीका होता है, एक इक्विटी फाइनेंसिंग, एक डेब्ट फाइनेंसिंग। मतलब आप मार्केट से लोन ले सकते हो, आप मार्केट से इक्विटी भी ले सकते हो। ये है ना सर, मार्केट में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ से पैसा लोगे बिजनेस करने के लिए? या तो किसी से उधार ले लो, या फिर किसी को बोलो कि भाई मेरे बिजनेस पे शेयर होल्डिंग ले लो। ये बात सिंपल है, प्लीज टेल मी, तो वेरी सिंपल वर्ड्स। हाँ समझ में आ सर। रहा है बात, है ना? या तो आप क्या बोलोगे, या तो आप यही बोलोगे कि भाई लोन दे दो, है ना? या तो आप किसी को बोलोगे कि भाई अगर मेरे बिजनेस पे तुम्हें दम दिख रहा है तो मेरे बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना? यही मेन मैटर है। तो ठीक है, मैं कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चंस है, ये सब रियल लाइफ में जैसे सिचुएशंस क्रिएट होता है उसके ऊपर बेसिस में क्वेश्चंस है, जिसमें आपको पीएल बैलेंस शीट के बेसिस में इसको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। एंड कैसे करना है, किस तरह से करना है, कॉस्टिंग का भी कुछ यूज करना है, ये सभी चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर करना क्या है। सर आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट में बात करेंगे जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे मैं लास्ट दिन एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन कराया था। इसमें एक कुछ CS लिमिटेड बोल के एक कंपनी था जिसका वर्किंग कैपिटल साइकिल वगैरह हो, इस तरह का कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट एक दिया था। फिर यहाँ पर एक पीएल और बैलेंस शीट का एक डिटेल्स दिया है, बेसिकली एक पीएल दिया हुआ है सर। ठीक है, आई होप आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस करने मतलब क्लास घर पे होमवर्क दिया था कि आपको फाइंड आउट करना है कि इस कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, और कितना देरी में ये कंपनी अपना पूरा जो उसका वर्क एरिया है उसको कंप्लीट कर पाएगा। मैं चेक करूंगा होमवर्क सर, बट उससे पहले मैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। ना क्वेश्चन इज दैट सर, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर कंपनी का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के थ्रू से आप, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कंपनी को फाइनेंस दिया जाएगा। कंपनी को जो ज़रूरतें हैं, कंपनी अपना ज़रूरत पूरा करेगा। कंपनी को जो डेब्ट चाहिए डेब्ट लेगा, कैपिटल चाहिए कैपिटल लेगा, बैंक में जाके प्रोजेक्ट जमा करेगा। हाँ सर, कंपनी क्या करता है, कंपनी बैंक के पास जाके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके बैंक बोलता है कि भाई, मतलब कंपनी बैंक को बोलते हैं कि मुझे इतना लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन, या फिर आप ऐसे बोलो जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लोन। ठीक है, तो अगर आपको आज के डेट में बिजनेस लोन चाहिए और आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो, लेकिन इस लोन का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ सर, आप लोग को बात समझ में आ रहा है ना? लोन का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना कि भाई कितना लोन आपको चाहिए और क्यों चाहिए। तो किस वही बेसिस पे? चीज है ना, किस बेसिस पे आपको लोन चाहिए, बैंक आपको जो लोन प्रोवाइड करेगा क्या पैरामीटर होगा बैंक का, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, जिसमें सीए का एक साइन करके सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन बिजनेस प्लान है, जेन्युइन बिजनेस प्रोजेक्ट है। ठीक है, और फिर इसके बेसिस में लोन प्रोवाइड करो। जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो भी करता है, बिजनेस प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को देता है, फिर क्लाइंट बैंक में जाके लोन लेता है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, तो फिर ये सब बेसिस बनता कैसे है ना? चलो सर एक काम करते हैं, ये समझने के लिए ये जो क्वेश्चंस आपके मन में मैंने जनरेट करने का कोशिश किया, इस क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चंस के अंदर छुपा हुआ है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। ओके सर, अब इसके लिए आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सर पहले ही क्वेश्चन, सर डोंट वरी, स्पेशली ऋतिक को ऐसा लग सकता है कि सर स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। डोंट वरी सर, इसको क्वेश्चन मत समझो,
इसको एक प्रोजेक्ट समझो कि आपको एक प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ रहा है रियल लाइफ में, ठीक है। ऋतिक, ईशा, बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ऋतिक का आवाज नहीं आ रहा है। ऋतिक, साउंड है मेरा? ऋतिक कनेक्टेड है कि नहीं है? शिवम को मेरा आवाज आ रहा है? ऋतिक होल्ड पे है, ठीक है। आ रहा है सर। ओके सर। तो बेसिकली इसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह ट्रीट करो सर, ठीक है। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कोई बोला है, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो था नेम, अब देखो सर। है सर। ओके सर। तो ये कंपनी, इसका नाम है सर विजय लक्ष्मी लिमिटेड, ठीक है। विजय लक्ष्मी लिमिटेड में आप कौन हो सर? सर आप सोचो कि आप फाइनेंस मैनेजर हो, और कौन हो? तो विजय लक्ष्मी लिमिटेड में आप एक फाइनेंस मैनेजर हो, एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, ठीक है। हैज अप्लाइड टू ए कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टोरी क्लियर है, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ द करेंट ईयर। कंपनी के पास जो प्रोजेक्शन अवेलेबल है वो कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। सर क्या प्रोजेक्शन कंपनी आपके सामने ला रहा है? देखो सर, कंपनी बता रहा है कि मेरा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कंपनी जो भी काम करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल विजय लक्ष्मी लिमिटेड कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है सर? गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये विजय लक्ष्मी लिमिटेड जो भी गुड्स प्रोवाइड करता है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करेगा? सो वेरी बिग क्वेश्चन सर, कि आपका प्रोडक्शन लेवल कितना है ये आपको बताना पड़ेगा, यस और नो, है ना। आप कितना अमाउंट प्रोड्यूस करते हो ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कंपनी हो, चाहे आप नेस्ले हो, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे आप ब्रिटानिया हो, व्हाटएवर, जो भी कंपनी आप चूज करना चाहते हो, कंपनी अपना जो भी मार्केट से कैपिटल रेज करता है, वो कैपिटल रेज करने के पीछे कंपनी का बिजनेस डिपेंड करता है सर, ठीक है। जैसे मैं ब्रिटानिया का नाम लिया या आईटीसी का नाम लिया, जो भी नाम, चलो ब्रिटानिया देखते हैं। टिंग 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 बचपन में ऐड आता था सर, टिंग 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 ब्रिटानिया प्रेजेंट्स, हम लोग देखते थे। जय हनुमान, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, तब DD1 DD2 बोल के चैनल होता था, तब ये सब केबल लाइन नहीं होता था सर, तब मैं देखता था ब्रिटानिया प्रेजेंस, जय हनुमान, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो ब्रिटानिया का शेयर प्राइस अभी छोड़ो सर, ब्रिटानिया का शेयर प्राइस अभी छोड़ो। ब्रिटानिया का शेयर किस पे डिपेंड करता है? ये शेयर तब दौड़ता है सर जब इसका बिजनेस दौड़ता है ना सर? प्लीज टेल मी। इसका शेयर तब दौड़ता है जब इसका बिजनेस दौड़ता है। जब बिजनेस नहीं दौड़ेगा तो शेयर कैसे दौड़ेगा? नहीं दौड़ सकता शेयर। तो शेयर को दौड़ाने के लिए बिजनेस दौड़ना जरूरी है, और बिजनेस को दौड़ाने के लिए कैपिटल का जरूरत है, और उस कैपिटल का नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल। ऐसे वर्किंग कैपिटल का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हम लोग लास्ट फ्यू चैप्टर से देख के आए सर। आपके पास जितना करेंट एसेट्स है, जितना आपका करेंट लाइबिलिटी है, दैट इज बेसिकली योर वर्किंग कैपिटल। ये सब बेसिक डिस्कशंस मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बताया। जिन लोगों का क्लासेस मिस है मैं उनको शेयर करूंगा, मैंने ऐसा बोला, मैं कर दूंगा सर। तो आप लोग प्लीज एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इफ एनी डाउट अराइज प्लीज आस्क मी सर। ये छोटा छोटा मैटर है सर, बचपन से आप लोग जानते हो करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है। उसी करंट एसेट्स, वही करंट लाइबिलिटी, वही करंट एसेट्स जो बचपन में पढ़ते थे, वही करंट लाइबिलिटी जो बचपन में पढ़ते थे, वही यहाँ पर खेल बन जाता है। मैं आपको एक बार फाइनेंशियल्स में लेके जाता हूँ। फाइनेंशियल्स में अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, अच्छा इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू और इसके बीच में, ये देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कंपनी का जो एक्सपेंसेस आता है, मतलब रेवेन्यू से कंपनी ये सब अपने एक्सपेंस वगैरह क्या करता है? माइनस करता है, और माइनस करके कंपनी का प्रॉफिट आता है। बड़ा ही सिंपल बात है ना। तो रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करेगा तो रेवेन्यू आएगा, जिसमें रॉ मटेरियल्स है, पावर फ्यूल कॉस्ट है, एम्प्लॉय का खर्चा है, मतलब सैलरी वगैरह देता है। तो ब्रिटानिया फाइनेंशियल ईयर 2022 में रॉ मटेरियल के, मतलब अगर रेवेन्यू कमाया इसने 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 8,000 करोड़ का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, पावर फ्यूल वगैरह में। जो देखो सर, बेकरी बिजनेस है ब्रिटानिया, मेनली फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बेकरी का काम करता है। 217 करोड़ का इसका पावर फ्यूल का कॉस्ट है एक साल में। एम्प्लॉय का कॉस्ट, मतलब सैलरी वगैरह देने में इतना खर्चा आ रहा है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में
1187.32 करोड़ का खर्चा, ये सब रियल में आया है सर, ये सब रियल में आया। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस वगैरह में कंपनी को 1153 करोड़ का एक्सपेंसेस आया है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो भी कंपनी खर्चा कर रहा है, ये खर्चा करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। यस और नो, प्लीज टेल मी। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से जुगाड़ करोगे? टेल मी सर। एक कंपनी का एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ मैं सर, वर्किंग कैपिटल को बताते बताते आपको मैं कंपनी एनालिसिस भी बता रहा हूँ कि जब आप कोई कंपनी को देखो तो उसका बिजनेस को एनालिसिस करने के टाइम पे ये सब क्या मतलब निकल के आता है आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आप एक कंपनी को देखते हो, उसका वर्किंग कैपिटल को समझते हो, तो आपको रियल लाइफ में कंपनी जिस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजरता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का रॉ मटेरियल, रेवेन्यू मतलब टोटल जितना उसने कमाया, वहां से उसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो उसको हटाना पड़ेगा। और ये एक्सपेंस करने के लिए कंपनी के पास कैपिटल का होना जरूरी है सर, और वो कैपिटल एक्चुअली वर्किंग कैपिटल है। वो जो कैपिटल का बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली वर्किंग कैपिटल है। और उसी वर्किंग कैपिटल को लेके ही मैं बात कर रहा हूँ आपको कि एक विजय लक्ष्मी लिमिटेड का रियल लाइफ प्रोजेक्ट है सर, जिसमें विजय लक्ष्मी लिमिटेड को कैपिटल का जरूरत है। कंपनी ने प्रोजेक्शन किया, कंपनी ने क्या किया सर? प्रोजेक्शन किया कि मुझे, इसको बजट बोलते हैं सर, कंपनी ने बजट बनाया। कौन? ब्रिटानिया नहीं रे बाबा, हमारे एग्जाम्पल में कौन है? इन आवर एग्जाम्पल देर इज अ विजय लक्ष्मी लिमिटेड, ठीक है। हम लोग ब्रिटानिया की जगह विजय लक्ष्मी को लेंगे। और कंपनी अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी को कितना बता रहे हैं सर? 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। आप विजय लक्ष्मी को ब्रिटानिया जैसा सोच लो, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, मतलब माइंड पे थोड़ा चलेगा सर, ठीक है। लेकिन विजय लक्ष्मी मानो कि बेकारी में ही आ रहा है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जस्ट सोच लो। तो इसका एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी 1,04,000 जो भी उसका प्रोडक्शन है कंप्लीट यूनिट प्रोड्यूस करेगा। से फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया मारी बिस्किट्स, ठीक है। मारी बिस्किट्स कितना बनाएगा सर? 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स। एक एक पैकेट का जो है वो एक एक यूनिट है, तो पर पैकेट अगर यूनिट है तो 1,04,000 यूनिट बिस्किट्स का पैकेट कंपनी बिल्डअप मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चर करना चाहता है। ओके सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक रियल लाइफ Yes, बिजनेस sir. का कहानी, ये एक रियल लाइफ बिजनेस की सर कहानी है सर। हाँ बोलो सर। सर जो ये एस्टिमेट लेवल ऑफ एक्टिविटी है 104,000 वो क्या रेवेन्यू है क्या उतना उस कंपनी का? नहीं सर, रेवेन्यू क्यों? लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितना मतलब खर्चा? कितना ही कितना प्रोडक्शन करेगा। अच्छा। अरे बाबा बिस्किट्स बनाएगा तब ना बिस्किट्स बेचेगा। सर वन पैकेट पर है ना सर? हाँ, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए पैकेट लिया। यूनिट का मतलब क्या? यूनिट मतलब एक एक यूनिट को एक एक पैकेट मानेंगे, ऐसा मान सकते हैं। हेलो, मैगी का Yes, एक sir. पैकेट मतलब, हाँ बोलो सर। हाँ सर समझ आ रहा है सर. ठीक है, एक यूनिट का मतलब क्या? यूनिट का मतलब एक पैकेट मतलब एक यूनिट। चाहे उसमें आप एक यूनिट मतलब एक पूरा बोरा को भी यूनिट मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी सोचेगा नहीं मेरा एक बस्ता में 50 केजी आता है तो मैं 50 केजी को एक यूनिट मानू। कोई बोलेगा नहीं मैं एक सिंगल पैकेट को एक यूनिट मानूंगा। डिपेंड करता है। जैसे जो जो बेसिकली बड़ा बड़ा जैसे मानो राइस मिल वगैरह है, ठीक है, राइस मिल, व्हीट मिल, ये लोग क्या सोचता है सर? राइस मिल वाले ये लोग क्या 1 केजी चावल को एक यूनिट मानेगा? हाँ, इनका 50 केजी का चावल होता है, तो 50 केजी राइस इक्वल्स टू 1 यूनिट, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस कि वो कैसा अपनी यूनिट को सोचता है कॉस्टिंग करने के टाइम पे। ये कॉस्टिंग रिलेटेड मैटर में यहाँ पर आ जाता है। जो कंपनी के हार्डकोर लेवल में कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है कि वो कैसे उसको, अब कॉस्ट अकाउंटेंट रहे ना रहे, बिजनेसमैन खुद ही कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएगा, है ना। एक एक बिजनेसमैन को हर एक कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। छोड़ो सर, अब बिजनेसमैन की कहानी में बाद में आएंगे। विजय लक्ष्मी लिमिटेड 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करना चाहता है, प्लस 4,000 यूनिट WIP में रहेगा। WIP में मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब बोलो सर, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? यस टेल मी, एनी क्वेश्चन? नंदिनी, এই নন্দিনী বুঝতে পারছিস? নন্দিনী আজকাল সারা শব্দ করছিস না। हाँ सर। ओके सर। 4,000 यूनिट्स ऑफ WIP का क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं होगा, WIP में पड़ा रहेगा, मतलब बिस्किट्स बन रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है।
बिस्किट्स बन रहा है, मतलब इसका जैसे मानो आटा। हाँ बोलो सर। वर्क इन प्रोग्रेस ना सर। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब बना नहीं, बन रहा है। मतलब आपने मानो कि आटा वगैरह बना लिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस में डाल दिए, बट अभी भी उससे बिस्किट्स नहीं बना, या बिस्किट्स बना तो उसको पैकेज नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं वो WIP में पड़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब मार्केट में सेलेबल कंडीशंस में नहीं आया। सेलेबल कंडीशंस में तभी आएगा जब वो फिनिश गुड्स बनेगा। एक गुड्स फिनिश हो जाने से वो मार्केट में सेलेबल कंडीशंस में आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो सेलेबल कंडीशंस में नहीं है, इसका मतलब WIP कंडीशंस में। WIP कंडीशंस को समझने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, रियल एस्टेट बिजनेस में, अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ शिवम याद है ना? यस सर। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स जो हमारे आसपास में होता है, जैसे ये बिल्डिंग को क्या बोलोगे? ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बन रहा है, इस बिल्डिंग को क्या बोलोगे? कंप्लीट बोलोगे? हाँ इसको WIP बोलोगे। नो सर, अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, है ना। फिनिश गुड्स तो ये नहीं है। क्या ये सेलेबल कंडीशंस पे आ गया सर? नो सर। एक बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा बोलो। नहीं सर, अभी तक नहीं ना, जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक वो क्या है? WIP है। तो चाहे वो बिल्डिंग का बिजनेस हो, चाहे वो बिस्किट्स का बिजनेस हो, ब्रिटानिया बिस्किट्स बनाते हैं, वी नो दैट सर, ठीक है। तो चाहे बिल्डिंग हो या बिस्किट्स, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए सेम है ना। बिजनेस इज बिजनेस। मेरा प्रोडक्ट बिस्किट्स है, किसी का प्रोडक्ट बिल्डिंग है, ठीक है। किसी का प्रोडक्ट जैसे देखो यहाँ पर कितना सारा कंपनी जा रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या है? बैंकिंग। इसका प्रोडक्ट क्या है? मिसलेनियस गुड्स। इंडिगो प्लेन का सर्विस देता है। ITC ये भी गुड्स। मारुति गाड़ी बनाता है। रिलायंस पेट्रोल रिफाइन करता है, केमिकल बनाता है। स्टेट बैंक बैंक का काम करता है। TCS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। निफ्टी 50 ये तो सभी मिला जुला के है। निफ्टी बैंक में सारा का बैंक आ जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस का काम करता है। जिसका जो भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट सॉरी कंप्लीटेड है तो सेलेबल है, अगर नहीं है तो अभी मार्केट में जब आएगा तब देखा जाएगा। मेनली सर, मेनली आप इस तरह का कॉन्सेप्ट को गुड्स बिजनेस के साथ ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर्विस बिजनेस में बिजनेस को क्या वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए? क्या इंडिगो को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए? हाँ सर। क्या HDFC बैंक को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए? इनका भी अपना कॉन्सेप्ट है, उसके लिए उसका बिजनेस समझना। हाँ चाहिए ना सर, सभी को अपना वर्किंग कैपिटल चाहिए, चाहे वो सर्विस बिजनेस करे चाहे वो गुड्स का बिजनेस करे। तो मेनली ज्यादा समझ में आता है गुड्स से, लेकिन अगर आप सर्विस को भी समझ जाते हो, सर्विस डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है सर। गुड्स एक इन जनरल है ना, गुड्स एक इन जनरल है, वो समझना थोड़ा आसान होता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा आसान तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। समझो, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कंपनी ने बोला कि भाई मेरे को 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, 4,000 यूनिट्स ऑफ WIP में रहेगा। बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। इस अबव एक्टिविटी मतलब 1,04,000 का जो बिस्किट्स पैकेट बनाएगा, ठीक है, विजयलक्ष्मी या जो भी करेगा, उसके लिए क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा उसका। सर कॉस्ट के लिए यहाँ पर सर रॉ मटेरियल कॉस्ट दे दिया, देखो 80 पर यूनिट का कॉस्ट, जितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से 80 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट पड़ेगा। सर डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर, लेबर कितना पड़ेगा? एक एक बिस्किट्स पैकेट बनाने के पीछे अगर मैं एक बिस्किट्स को 1 यूनिट मानूं तो, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन कम। हाँ बोलो सर। सर जैसे आपको 4000 यूनिट है, तो रॉ मटेरियल्स का अगर वो यूनिट करेंगे तो 4000 इंटू 80 पर यूनिट हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली, मतलब एक इतना यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है। हाँ बोलो सर। वो तो फिनिश गुड्स में जाके मतलब वो क्या कहते हैं, जब वो ओवरहेड जाएंगे उसके बाद तो हटाएंगे ना, स्टार्टिंग में लेंगे तो 1,08,000 लेंगे ना, तो हाँ WIP है। हाँ मैं तो समझ लास्ट गया। यस यस, एक्चुअली देखो, मतलब कहने का मतलब है कि एक एक ये WIP में है, यस, इसमें सारा चीज कंप्लीटली नहीं हुआ है। यस यू आर राइट शिवम, बट मैं एक्चुअली अभी ईशा का पहला क्लास नहीं हुआ है ना, तो इसलिए मैं ईशा को नहीं बोला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सर ये जो WIP है ना सर, इसमें अभी इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो शिवम ने उठा ही दिया सवाल तो मैं बता देता हूँ। वेरी गुड शिवम। सर एक्चुअली शिवम का कहना है कि सर अगर ये WIP में है, इसका मतलब इसमें लेबर काम कंप्लीट नहीं किया,
यस ना? क्या Yes, ईशा, sir. बात समझ में आ रहा है? लेबर में हाँ ईशा, बात समझ में आ रहा है हाँ कि सर। अगर कोई गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि लेबर ने अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं किया, तभी तो WIP में है। जिस दिन बिस्किट्स पैकेट बन जाएगा उसका मतलब है कि लेबर काम कंप्लीट किया। जिस दिन ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब ये बोलेंगे कि लेबर ने काम कंप्लीट कर लिया। यस ना? लेकिन जब तक लेबर कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर रॉ मटेरियल, क्या इसमें सारा रॉ मटेरियल काम में आ गया सर? नहीं। नहीं। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप क्या बोलोगे? उसको पर्शियल बोलोगे, पर्शियल फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये आगे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा तो मैं बताऊंगा सर। ठीक है, लास्ट दिन भी मैंने इसके बारे में एक स्पेशल डिस्कशंस करके रखा। ठीक है, वो क्लास भी एक बार देखोगे ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट सिंपल बात है, जो WIP में होता है इनका एक सिंपल मतलब ये होता है कि वो फिनिश नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसमें लेबर पूरा नहीं लगा, उसमें वेजेस भी कंप्लीट नहीं यूज हुआ, उसमें ओवरहेड भी शायद बाकी है। अब आप बोलोगे सर ओवरहेड क्या है? सर ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट लगता। हाँ सर, थैंक यू। ये कॉस्टिंग का चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है सर, जिसमें मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे अगर फैक्ट्री चलाओगे तो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा ना? हाँ सर, वाटर कॉस्ट, ये सब हाँ चीजें सर। आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो एक फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर मैं बिस्किट्स फैक्ट्री का, क्योंकि हम लोग ब्रिटानिया से बात कर रहे हैं, बिस्किट, जस्ट इमेज आपके सामने रखने के लिए सर, आप अपने लोकल बेकरी को कोई एग्जाम्पल में सोच सकते हो। ऐसे देखो सर, ये पार्ले मैरी का फैक्ट्री में काम चल रहा है। वाह सर, इतना बड़ा फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको नहीं लगता इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बहुत सारा होता है, सिर्फ लेबर और मटेरियल ही नहीं? हाँ सर, ऐसे तो बिस्किट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए होता है? व्हीट, शुगर, वेट, बटर। शुगर, बटर, थैंक यू सर। ठीक है, सेंस लगा दो। लेकिन ये तो हो गया इसका मटेरियल, ये जो लेबर दे रहा है इनका, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लेबर का कैसे बनेगा? मशीनरीज वगैरह तो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपका उसका डिप्रिसिएशन होता है। फिक्स एसेट्स का क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। वो कॉस्ट भी आता है ना सब। ठीक है, ये देखो, आपको मैं जो अभी कुछ देर पहले ब्रिटानिया का यस सर। डिटेल्स दिखा रहा था, ये देखो यहाँ पर कंपनी का क्या क्या दिखा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स है, पावर फ्यूल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिस्किट्स बेचना है तो मार्केट में सेल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, तब जाके आपका बिस्किट्स मार्केट में सेल होगा, तो उसका भी तो कॉस्ट कंपनी को बेयर करना होगा। एंड कंपनी का कुछ, पूरा कंपनी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस भी होता है, तो अच्छा खासा एक्सपेंस करना पड़ता है सर, अच्छा खासा एक्सपेंस करना पड़ता है। तब जाके कंपनी 14,000 कमाते हैं, इतना खर्चा करता है, तब जाके कंपनी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट देख पाता है। लेकिन ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके पास? ये प्रॉफिट भी उसके बाद यहाँ से आपको एक फिक्स एक्सपेंस होता है जो आपको घटाना पड़ता है। जो ये मशीनरीज है ना सर, ये जो मशीनरी है, ये जो मशीन आप यूज कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, ये मशीन डिप्रिशिएट भी होता है समय के साथ साथ। समय के साथ साथ आपका जो मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, इसका वैल्यू गिरता है सर। कोई भी मशीन, आपके घर में जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है, आपने मोबाइल परचेज किया था 30,000 में, अभी आपका मोबाइल 15,000 का दाम में भी नहीं बिकेगा, तो बीच का 15,000 कहाँ गया? हाँ ईशा, बोलो। 30,000 का फोन, डेप्रिसिएशन हो गया ना हाँ सर, डेप्रिसिएशन हो गया, नेचुरल वेर एंड टीयर। तो आपका मोबाइल का डिप्रिसिएशन होता है, तो क्या बड़ा मशीन का डिप्रिसिएशन नहीं होता? वो भी होता है सर। ठीक है, तो ये भी आपके बिजनेस को कॉस्ट में आ जाएगा, है ना? ये भी आपके बिजनेस का कॉस्ट में आ जाएगा ना, तब तो प्रॉपर कॉस्टिंग बनेगा। तो देखो, कंपनी डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया, 200 करोड़ का डिप्रिसिएशन है, तब जाके कंपनी को प्रॉफिट मिला, जिसको कंपनी PBIT बोल रहे हैं, या फिर इसको प्यार से EBIT भी कहा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद कंपनी यहाँ से अपना लोन का इंटरेस्ट चुकाता है। ये जो वर्किंग कैपिटल कंपनी लेगा ना सर, हम लोगों का जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन बेसिकली लोन लेने के लिए है। ये कंपनी फाइनेंस करने के लिए जा रहा है सर, तो फाइनेंस करेगा तो लोन का इंटरेस्ट चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? और जो इंटरेस्ट चुकाएगा, क्या वो कंपनी के लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा? टेल मी सर, फाइनेंशियल एक्सपेंस कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि नहीं? तो ब्रिटानिया देखो,
2022 में 144 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है, तब जाके कंपनी को प्रॉफिट होता है। कितने का? 2423 से 144 करोड़ का कंपनी ने कैपिटल का इंटरेस्ट भरा है, जो मार्केट से रेज किया था कंपनी ने, तब जाके कंपनी 2078 करोड़ का प्रॉफिट किया। यहां से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, यहां से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी देखो सर, फ्लैट रेट नॉर्मली होता है 30%, किसी किसी का 25%, वो डिपेंड करता है। बट आप करके देखोगे तो मोटा मोटी 553 करोड़ का, मतलब 553 करोड़ का कंपनी ने टैक्स भरा है सरकार को, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर जाके कंपनी का नेट इनकम हुआ 1524 करोड़ का। फिर ये जो इनकम कंपनी करता है ना, इस इनकम को कंपनी अपने शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये अर्निंग पर शेयर बनता है। जैसे यहाँ पर 63.31 कंपनी का पर शेयर होल्डर का अर्निंग बना है। और कंपनी अगर डिविडेंड भी दिया तो उसके लिए भी कंपनी लेटेस्ट में अपना पर शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर करता है। मैं ये सब में बाद में आऊंगा। एक चैप्टर आएगा सर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज का, जिन लोगों ने पहले किया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया बाद में कराऊंगा। वो सब एरिया में मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ये सब एरिया में मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे बहुत लंबा एरिया होता है बिजनेस का, हर एक एरिया को अभी कवर नहीं किया जा सकता। तो मैं मेनली इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ सर। ये जो कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं, रेवेन्यू कमाने के लिए कंपनी को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, और उस कॉस्ट को बेयर करने के लिए कंपनी को जो मार्केट से कैपिटल उठाना पड़ता है, और उस कैपिटल को पाने के लिए कंपनी को जो लोन का प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है, मेरा बातचीत इस पॉइंट पे चल रहा है। आई होप स्टोरी क्लियर हो रहा है सर, एकदम रियल लाइफ है। चाहे विजय लक्ष्मी देख लो, चाहे कोई और देख लो, अब ये एकदम अंदर का बात है सर। अब यहाँ पर देखो, अभी कंपनी अपना रॉ मटेरियल बता रहा है 80 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस बता रहा है 30 पर यूनिट, ओवरहेड बता रहा है 60 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट बता रहा है सब मिला के 80 + 30 + 60 170 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस बता रहा है 200 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 200 कैसे आया? टोटल कॉस्ट जितना पड़ा उस पे कितने का प्रॉफिट जुड़ गया सर? कितने का प्रॉफिट जुड़ा? 30 रुपीज। 30 रुपीज का 30 प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है। मतलब पर यूनिट में 30 रुपीज का प्रॉफिट है इसमें। डायरेक्टली बोला नहीं है, बट आपको समझ जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट से डायरेक्टली सेल दिखा रहा है, तो बीच में क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट है ना, पर यूनिट प्रॉफिट है। ये कुछ कॉमन Yes. सेंस भी आपको यूज करना पड़ेगा सर, है ना, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली कॉस्ट से सेल में छलांग मारा, तो बीच का प्रॉफिट है। अब इसमें रॉ मटेरियल इन स्टॉक, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, कंपनी का जो बिजनेस चलता है ना, वो साइकिल में चलता है। किसमें चलता है सर? साइकिल में चलता है। साइकिल मतलब जैसे हर एक कंपनी का बिजनेस का ना अपना अपना साइकिल होता है। जैसे अगर मैं आपको बिस्किट्स फैक्ट्री का ही बात करूं, जैसे ये पार्ले या ब्रिटानिया जो भी है, ठीक है, मैंने को पार्ले मिल गया, भले ही हम लोग एग्जांपल्स ब्रिटानिया का ले रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ब्रिटानिया या पार्ले जब अपना ये साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना मतलब सर इसका ना एक टारगेट होता है कि मैं इस पीरियड में कितना बिस्किट्स बेचूंगा, ठीक है। कि जैसे मानो कि जनवरी, वो साइकिल कुछ मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, तो जनवरी टू मार्च का एक क्वार्टर हो सकता है, या फिर जनवरी टू फरवरी का क्वार्टर हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है, और उस कैपिटल में कंपनी कितना बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर रहा है। अब इसको सेल करने का मतलब एक साइकिल क्या होता है ना सर, साइकिल के बारे में इससे पहले हम लोग साइकिल के बारे में डिस्कस करके आए सर, जो लोगों ने साइकिल पढ़ा है। ये एक साइकिल के ऊपर हम लोगों का क्लास में डिस्कशन जो था, मैं अगर उसको थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। साइकिल क्या होता है तो था मुने আছে साइकिल की है नंदिनी? हेलो, साइकिल याद है कि नहीं, बोलो सर, या भूल चुके हो? शिवम, नील, टेल मी सर, साइकिल क्या होता है? याद है सर। सर वो क्या कहते हैं, कितने पीरियड में मतलब पैसा लेना है, पैसा टाइम देना है। पीरियड। हाँ ओके, शिवम ने बताया, हाँ तो था बोल। सर बिजनेस ऑपरेशन से आपका टाइम पीरियड। बिजनेस ऑपरेशंस इज अ टाइम पीरियड, बट इसमें जो ऑपरेशन पीरियड होता है ना, ये बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर से लेके, से फॉर एग्जांपल आपको बिस्किट्स बनाना है, बिस्किट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कि शिवम ने कुछ देर पहले क्या बताया था, सर शुगर चाहिए, व्हीट चाहिए, बटर चाहिए। तो शुगर, व्हीट, बटर आप किसी ना किसी से लेते हो, है ना, जो सप्लायर है। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके, जुगाड़ से लेके, उसको WIP में डालना, फिर उसको फिनिश गुड्स में बदलना,
फिर उसको मार्केट में सेल करना। हाँ सर, फिर उसको मार्केट में सेल करना, मतलब ये डेटर है ना। तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, और जिनसे आप मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई जिन्होंने आपको किया था उनको पैसा वापस करना। ये जो पूरा टाइम फ्रेम है ना, ये जितना बार एक कंपनी का होता है वो उसका उतना साइकिल होता है। जो कंपनी जितना ज्यादा साइकिल चला पाएगा वो कंपनी उतना अच्छा कर रहा है। सिंपल बात है, आप बात को समझे सर। जिस कंपनी का साइकिल जितना ज्यादा होगा इसका मतलब समझ लो कि उस कंपनी मार्केट में उतना अच्छा बिजनेस कर रहा है। अगर पार्ले या ब्रिटानिया इसके बीच में अगर कंपटीशन है तो इसका मतलब कंपटीशन क्या कि किसका कितना बिस्किट्स मार्केट में बिक रहा है। मार्केट में बिक के पैसा, सप्लायर को पैसा वापस करके कंपनी कितना जल्दी जल्दी प्रॉफिट क्रिएट कर पा रहा है या बिजनेस जनरेट कर पा रहा है। इट्स अ प्योर हेल्दी कंपटीशन। ये साइकिल होता है सर। अब हर साइकिल का एक कॉस्ट आता है और कंपनी को उसी कॉस्ट के लिए या उसी पर्टिकुलर जर्नी के लिए जो कॉस्ट चाहिए उसी के लिए कंपनी को फाइनेंस के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो मंथली हो। जैसे यहाँ पर उसी साइकिल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है सर। यहाँ पर क्या बोलता है, ध्यान से देखना सर। सर रॉ मटेरियल जो स्टॉक में रहता है एक पर्टिकुलर 4 वीक्स कंजम्पशन में रहेगा। कितने दिन के लिए रहेगा सर? 4 हफ्ता। 4 वीक्स कंजम्पशन पे रहेगा रॉ मटेरियल्स। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP में कोई प्रोडक्ट है, इसका मतलब 50% कंप्लीशन स्टेज इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब इसमें जो लेबर मटेरियल यूज हुआ है ना वो 50% में यूज हुआ है, 50% अभी भी बाकी है। मटेरियल इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, और जो मटेरियल इशू हुआ है वो एकदम प्रोसेसिंग के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बन रहा है, देखो। अब फिनिश गुड्स स्टॉक में कितना रहेगा? फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8000 यूनिट्स। सर आपका जो सप्लायर है, किसका? ब्रिटानिया का या पार्ले का, जो भी सोचो आप। ब्रिटानिया का जो सप्लायर है वो ब्रिटानिया को 4 हफ्ते का टाइम देता है। मतलब सप्लायर को चार हफ्ते में पेमेंट करना पड़ता है। सप्लायर मतलब कौन? जिनसे रॉ मटेरियल लेके आप अपना बिजनेस कर रहे हो। हेलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? ये जो प्रोडक्ट बना Yes, है sir. इसका तो रॉ मटेरियल लगा है ना। अब रॉ मटेरियल कैश में नहीं होता है सर, ये सब मार्केट में क्रेडिट चलता है, तभी तो बिजनेस है। बिना क्रेडिट सिस्टम का बिजनेस कैसे चलेगा? क्रेडिट सिस्टम होता है सर, लेकिन ये क्रेडिट सिस्टम एक प्रॉपर वे में होता है। एक पर्टिकुलर टाइम छोड़ छोड़ के आपको सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जितना दिन आप सप्लायर को पेमेंट करोगे उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही आपको बिजनेस को चलाना है कि भाई मेरे को 4 हफ्ते के अंदर सप्लायर को उसका पेमेंट कर देना है। ये आपके लिए क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। अच्छा, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, मतलब आप अपना पैसा डेटर से कितने दिन में लेते हो? 8 हफ्ता में। मतलब आप जिनको सेल करते हो वो आपको पेमेंट करता है 8 वीक्स लेटर, लेकिन सप्लायर आपसे पेमेंट लेता है 4 वीक्स लेटर। सर आप अपने लेबर को पेमेंट करते हो 1.5 हफ्ता बाद 1.5, मतलब आप ऐसे सोचो इट्स लाइक 10-11 डेज बाद। ठीक है, मतलब आप इसको 1.5 करके सोच सकते हो। 1.5 हफ्ता छोड़ छोड़ के आप अपने लेबर को पेमेंट करते हो। कैश एट बैंक्स, आपके पास अभी 25,000 ही कैश है बैंक में, एक्सपेक्टेड टू बी। इतना कैश आपके बैंक में है जो आपके पास कैश है। आप ऐसे मानो कि आपके पास स्मूथ ऑपरेशंस के लिए बैंक में 25,000 पड़ा हुआ है। सर करना क्या है? मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही बता रहा हूँ बट आप लोगों का समझ होना या कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। Assume that production is carried on evenly throughout the year. आपका प्रोडक्शन सारा साल भर एक इवन वे में चलता है सर, एक एवरेज इवन वे में चलता है। एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रो सिमिलरली, और वेजेस एंड ओवरहेड का जो ड्यू है वो सिमिलर वे में होता रहता है। ऑल सेल्स आर इन क्रेडिट बेसिस, यहाँ पर एजम्पशन यही है कि जितना सेल आप करते हो सारा का सारा सेल क्रेडिट सेल है। ये एजम्पशन है, जरूरी नहीं कि सारा सेल क्रेडिट हो, लेकिन यहाँ पर इन दिस क्वेश्चंस आपको बता रहा है कि हमारा सारा सेल क्रेडिट सेल है। चलो अच्छा है। तो करना क्या है सर? आपको इस पूरा फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है? नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है आपको, मतलब कितना का पूंजी चाहिए आपको बिजनेस को करने के लिए करंट साइकिल में? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर द फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एज पर टैंडन कमिटी नॉर्म्स। क्वेश्चन इज दैट सर हु इज दिस टैंडन? हाँ, ये टैंडन कौन है सर? ये बड़े ऑफिसर्स है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिनके टाइम पे ये बेसिकली इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह का जो IRS IAS होता है ना सर,
ये लोग एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हैंडल करता है, ठीक है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, फिर बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। टैंडन कमेटी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे बेसिकली काम किया है, ठीक है। 2006 तक इनका ऑफिस था और इन्होंने काफ़ी डिटेल्स में काम किया था। तो ऐसे टैंडन कमेटी जो टीएल टैंडन, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं, सॉरी एक सेकंड देख लेता हूँ, इसका आरबीआई रिपोर्ट भी है, एनसीआर भी, मतलब टैंडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कमेटी बिठाया गया था, ठीक है, आरबीआई की तरफ से एंड बाकी की तरफ से, जिनको टैंडन कमेटी कहा जाता है। प्रकाश टैंडन रिपोर्ट बिजनेस लीडर्स, सो जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म मुझे, मतलब टैंडन का एक्चुअल नाम मुझे ढूंढना था, अगर बदले मुझे मिल जाएगा ना मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कौन सा टैंडन है, मैं भूल गया, डोंट वरी सर। बट टैंडन कमेटी ने जो नॉर्म्स दिया था ना, उसी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है आज भी बैंक फाइनेंस करने के टाइम पे, कि एक बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल देना चाहिए, इसके लिए टैंडन कमेटी का नॉर्म्स आज भी पॉपुलर है सर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से करना है। तो सर ये टैंडन का नॉर्म्स क्या है वो मैं क्वेश्चंस कराते कराते आपको बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट इतना तो पता करना चाहिए सर, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। हेलो सर, बोलो, केस क्लियर है? यस सर। सर ईशा, ऋतिक, यस चौथा, हाँ सर क्लियर है। केस क्लियर है ना सर, कि हमें करना क्या है, केस क्लियर होना जरूरी है, ठीक है सर। चलो अब केस क्या है समझ में आ गया। अब इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, वो तो एज पर नॉर्मल कैलकुलेशंस में ये तो बता दो, है ना। एक नॉर्मल कैलकुलेशंस के थ्रू से इतना बता दो। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशंस कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीक समझाया था, तो जिन लोगों का लास्ट वीक नहीं हुआ है उनका क्या है, वो थोड़ा मेरे साथ साथ चले तो हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है, आप बस मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ चलना और कुछ नहीं करना है। बस मैं जैसा जैसा पूछूं थोड़ा कॉमन सेंस भी बताना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सेंस, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉस्टिंग है, सिंपल कॉस्टिंग के थ्रू से फाइनेंस का प्रयोग है, ठीक है। बचपन वाला अरिथमेटिक का दिमाग भी यूज करना। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ टैंडन कमेटी, याद रहेगा आपको कि टैंडन कमेटी वाला क्वेश्चन है, या फिर विजय लक्ष्मी लिमिटेड बोल के लिख दो, विजय लक्ष्मी केस, ठीक है। आंसर, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सर पहले ना इसको ना सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट के थ्रू से, वर्किंग के थ्रू से। तो एक एक वर्किंग नोट होगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एज पर दी क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये निकालना हूँ सर, कि ये जो कंपनी को रॉ मटेरियल लग रहा है ना, ये जो कंपनी को रॉ मटेरियल लगता है, कंपनी को रॉ मटेरियल में कितना, रॉ मटेरियल स्टॉक के कारण कंपनी का कितना पैसा जरूरत पड़ेगा इस साइकिल को चलाने के लिए। कैसे निकालेंगे सर रॉ मटेरियल के हिसाब, सर रॉ मटेरियल को हिसाब करने के लिए हमें जो करना है, ये एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट वीक मैंने करवाया था, मतलब इसका कुछ फॉर्मूला आता है, बट डोंट वरी अबाउट फॉर्मूला नाउ। जिनको फॉर्मूला पता है वो समझ गया, बट जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो कॉमन सेंस में भी हो सकता है सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर हमारा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है मेरा, तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे सर, 1,04,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और उसके साथ 4,000 मेरा WIP में रहेगा, ये सर, 1,04,000 मेरा प्रोडक्शन है जो फिनिश गुड्स है, और 4,000 मेरा WIP में रहेगा, तो 1,04,000 एंड 4,000 कितना होता है, 1,08,000। 1,08,000। इतना यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है। सर इतना यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना करके लग रहा है, 80 रुपीज 86 पर यूनिट। हाँ सर, 86,40,000 अमाउंट में। 80 रुपीज अगर पर यूनिट आपको लगता है तो इसका अमाउंट होता है सर 86,40,000। कैलकुलेटर अपने पास रख लो सर, और मुझे ये सब जवाब फटाफट देते रहना। तो 86,40,000। अब आप मुझे ये बताओ, तो फिर रॉ मटेरियल स्टॉक और दिस पर्टिकुलर पीरियड, ये जो पर्टिकुलर पीरियड में हमें लोन का जरूरत है, उसके लिए हमें कितना चाहिए, ये तो ओवरऑल चाहिए सर। 86,40,000 का रॉ मटेरियल स्टॉक कंजम्पशन मेरा ओवरऑल है साल भर का,
लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए मेरे को कितने का जरूरत है? 86,40,000 पूरा साल भर का है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के अंदर बता के दिया था सर कि रॉ मटेरियल में कितना दिन रहेगा, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना दिन का है। देखो एवरेज 4 वीक कंजम्पशन का है सर, एवरेज 4 हफ्ता कंजम्पशन का रॉ मटेरियल। तो कैसे निकालोगे सर? डिवाइडेड बाय 52 into 4। हफ्ता बहाना 52 वीक्स में एक साल होता है, 52 वीक्स में 4 हफ्ता में कितना है? सिंपल है। कितना होगा तो सर? 6,64,650। तो ये 4 हफ्ते के लिए आपको इतना रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, जो जिसका पैसा आपको जरूरी है सर। अगर नहीं है तो लोन पे जाना पड़ेगा। और एक्चुअली इसीलिए बना रहे सर, नहीं है लोन पे लिए जाना है तो बिजनेस लोन इसको देख के लोन देगा। अब एक एक ये तो एक सिंपल चीज हो रहा है अभी, मतलब सिंपल मतलब ये एक पार्ट है। रॉ मटेरियल के लिए कितना मुझे चाहिए? 6,64,615। 4 हफ्ते के लिए रॉ मटेरियल जो मेरा इस साइकिल का है उसके लिए मुझे चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड है। सर 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 यस हेलो यस, हाँ बोलो सर सर बोलो। सर 52 एक बार कैसे आएगा सर, पहले बताइए ना एक बार सर। 52 कहाँ से लाया सर? हाँ सर, हाँ सर। अरे सर एक एक ईयर में कितना वीक होता है? 65 सर। 55 वीक नहीं होता है, 52 वीक्स होता है सर। स्टॉक मार्केट ओके में आप लोग 52। स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने कभी नहीं देखा कि 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो? नहीं देखा? यस यस सर, यस यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ओके 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 सर, ओके सर। हाँ, 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो, वही तो देखते हो स्टॉक मार्केट में। तो 52 हफ्ते में एक साल होता है। ठीक है, ये सब अभी दिमाग में रखना पड़ेगा सर। ठीक है चलो नो इशू सर। 52 वीक्स में पूरा साल होता है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के अंदर कितना दिन का बोला है? 4 हफ्ते का कंजम्पशन बोला है कि इतना कंजम्पशन मुझे मटेरियल में चाहिए। तो 52 हफ्ते में कितना चाहिए? 4 हफ्ता का। तो 52 हफ्ते में 4 हफ्ते का हिसाब है, तो 6,64,615। तो इतना कैपिटल मुझे चाहिए सर बिजनेस के लिए। और कंपनी इसी तरह से अपना कैपिटल जुगाड़ करते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट 2 करेंगे अभी। ठीक है, बस ये पहला काम हो गया। ठीक है, अब दूसरे काम पे जाना है। दूसरा काम क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट इज दैट सर हमें एक्चुअली WIP स्टॉक चाहिए। सर मैं यहाँ पर WIP स्टॉक के लिए पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे ढूंढना है। डोंट वरी, पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सर मैंने पार्शियल क्यों बोला? आप मुझे एक चीज बताओ, जो बिस्किट्स आपका कंप्लीट नहीं रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? वो पार्शियली कंप्लीटेड है। हेलो सर, यस सर। है ना? तो पार्शियल कंप्लीटेड क्यों है? बिकॉज उसमें लेबर मटेरियल कंप्लीटली यूज नहीं हुआ है। या तो रॉ मटेरियल, जैसे मानो कि ये वाला बिस्किट्स में ये जो देखो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला में फर्क देख रहे हो? ऊपर वाला जो है, से फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, ये जितना बेक्ड यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर जो है उतना ये फुल बेक्ड लग रहा है मुझे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें फुल बेक्ड लग रहा है, लेकिन अपर पार्ट में ये हाफ बेक्ड है ना सर? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें जो है मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वर्क इन प्रोग्रेस में है और इसमें पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब इसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा है वो पार्शियल हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला जो है ये कंप्लीट हो चुका है। पैकेजिंग हो जाएगा 2 मिनट बाद, जाके पैकेज में हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट पार्शियल है। इसमें अभी पूरा मटेरियल भी नहीं लगा, यस। फुल बेक्ड भी नहीं हुआ है। और साथ में इसमें लेबर को भी देना अभी बाकी है, जो लेबर यहाँ पर काम कर रहा है। ये बिस्किट जल्दी पैकिंग करेगा कि ये बिस्किट जल्दी पैकिंग करेगा? नीचे वाला। नीचे नीचे वाला। तो इसको पैक करना भी बाकी है, तो इनका भी तो टाइम है, ये इनको भी समय देना पड़ेगा। इसको पैक करेगा फिर ना घर जाएगा। तो ये कितना घंटा काम करता है, आवरली बेसिस में अपना चार्ज लेता है ना? आवरली बेसिस में ही ना चार्ज लेता है। तो ये बिस्किट्स बना के घर जाना और ये बिस्किट्स कंप्लीट करके घर जाना, किसमें जल्दी घर जाएगा? ऑब्वियसली ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए अभी इसका घंटा लगेगा। तो ये कंपनी इसके लिए इनको अभी और टाइम देना है, और वो पेमेंट भी कंपनी की तरफ से बाकी है। तो लेबर भी नहीं दिया और कंपनी भी उसका पेमेंट बाकी रखा है, नो डाउट। तो यही बात है सर, ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बिस्किट्स बना लो या बिल्डिंग बना लो, बिस्किट्स बना लो या
बिल्डिंग बना लो, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी डब्ल्यूआईपी में कंपनी का कितना स्टॉक पड़ा रहेगा उसका कॉस्टिंग कैसे करोगे? तो इसको पार्शियल सीओपी से करेंगे सर, पार्शियली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का। सर कैसे निकलेंगे? सर 80 रुपीज का हमारा क्या है सर? रॉ मटेरियल है। और मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चंस में। रॉ मटेरियल 80 पर यूनिट है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 30 पर यूनिट है और ओवरहेड जो है वो 60 पर यूनिट है। सर आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस कुछ बोला है यहाँ पर। Assume 50% completion stage in respect of conversion cost. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सर जो लेबर एंड ओवरहेड है ना, ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर। ये जो लेबर एंड ओवरहेड है ना, ये बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन मतलब तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो बन के रेडी होगा, जब तक लेबर और ओवरहेड नहीं आएगा तब तक वो रेडी नहीं होगा। मटेरियल आपने दे दिया, रॉ मटेरियल आपका पूरा का पूरा यूज हो गया, जितना आटा था, जितना मैदा था, जितना बटर था, जितना चीनी था, सब यूज हो गया। हेलो सर, पॉइंट टू बी नोटेड, रॉ मटेरियल आपका जितना था सब यूज हो गया, मतलब 100% रॉ मटेरियल आपने यूज कर दिया। लेकिन इनके तरफ से, लेबर के तरफ से, और ये कंपनी के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जैसे कि मेटेरियल्स मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना सर, इतना बड़ा मशीन चलेगा उसका मेंटेनेंस चार्जेस रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस जो जरूरी होता है इस कोई भी मशीन को चलाने के लिए, ये आपका क्या है? ये आपका ओवरहेड है। सो ये ओवरहेड का कॉस्ट अभी क्या है आपका? ओवरहेड का कॉस्ट क्या है आपका? बाकी है कितना? पूरा नहीं सर, 50%। 50%। 50% बाकी है कंप्लीट होना। तो क्या करोगे? इसी के ये 50% बाकी है बोल के ही तो कुछ कुछ प्रोडक्ट अभी भी डब्ल्यूआईपी में पड़ा हुआ है। तो 80 प्लस हाफ इंटू 30 प्लस 40, और क्या, यही है ना? यस सर। 80 का पूरा हो गया, 60 है। सॉरी 60, 60 है ना सर? हाँ सर 60, सॉरी सर 60। 80 का पूरा हो गया, लेकिन 30 और 60 का आधा ही हुआ है, मतलब लेबर आधा और ओवरहेड भी आधा। तो उतना ही हमें कॉस्ट अभी देखना है, बिकॉज हम लोग कंप्लीट सीओपी नहीं देख रहे हैं सर, पार्शियल देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यूनिट का कॉस्ट? 125। 125। अभी 125 को किसके साथ काउंट करना है सर? डब्ल्यूआईपी स्टॉक में आपका कितना पड़ा हुआ है प्रोडक्ट? 4000। देखो, आपने जो बिस्किट्स बना रहे हो उसमें 1,08,000 4,000 आपका कंप्लीट है, बट 4,000 ऐसा है बिस्किट्स है जो अभी भी आपका डब्ल्यूआईपी में पड़ा हुआ है। तो 4,000 डब्ल्यूआईपी के लिए आपको 125 टका करके कॉस्ट लग रहा है, जिसका खर्चा कितना है? टेल मी सर। बोलो सर बोलो। 5 लाख। 5 लाख 5 लाख। है ना? 5 5 लाख है ना? तो इतना आपका 5 लाख डब्ल्यूआईपी से। में 5 लाख। 5 लाख आपका क्या है? 5 लाख का कॉस्ट आपका डब्ल्यूआईपी प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए। तो 4 लाख आपको चाहिए था रॉ मटेरियल के लिए, सॉरी 6,64,000 आपको चाहिए था, 6,64,615 फॉर द रॉ मटेरियल स्टॉक, 5 लाख इज फॉर डब्ल्यूआईपी स्टॉक। सर अभी भी खेल बाकी है, ऐसे ही थोड़ी ना लोन मिल जाएगा आपको। हाँ, मेहनत, बिना मेहनत कर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? अब आप सीख रहे हो, अभी थोड़ा स्लो जा रहे हो, बट जैसे सीख जाओगे ना तो इतना स्लो नहीं जाना है ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग नोट 3, सीओपी पर यूनिट। बट ये सीओपी पर यूनिट किसके लिए जानते हो? फिनिश गुड्स के लिए, बिकॉज हमें अभी फिनिश गुड्स चाहिए। फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट गुड्स, जो कंप्लीटेड है, सेलेबल हो जाएगा, अभी सेल हो जाएगा, ऐसा कंडीशंस में लाना है। सेल हो जाएगा ऐसा कंडीशंस में लाना है। तो फिनिश गुड्स के लिए आपको कितना चाहिए? फिनिश गुड्स स्टॉक के लिए आपको कितना चाहिए? और इसके लिए सबसे पहले आप कॉस्ट तो निकालो। सबसे पहले आप इसके लिए कॉस्ट तो निकालो, कितना कॉस्ट होगा आपका? टेल मी सर। 170 सर।
170, थैंक यू। मतलब सर जो गुड्स फिनिश्ड है इसका मतलब लेबर पूरा हो गया, 80% का 80% खर्चा हो गया, 80 रुपीज का 80 रुपीज लेबर हो गया, मतलब आपने लेबर को तभी ना पेमेंट करेगा, आप तभी लेबर को पेमेंट sir. करेगा जब उसका लेबर का काम कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट के पीछे। 30 रुपीज डायरेक्ट वेजेस में लेबर में खर्चा करोगे और ओवरहेड में 60 खर्चा करोगे, तो कुल मिला के 170 आपका कॉस्ट आएगा। तो 170 का कॉस्ट आपका क्या है, सिंपल हो गया ना, बड़ा सिंपल हो गया, 80 प्लस 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 170 पर यूनिट। नाउ अभी समझना है सर, फिनिश गुड्स आपके पास करेंटली कितना है स्टॉक में, क्वेश्चन में गिवन है। जिस पीरियड का फिनिश गुड्स मतलब जिस पीरियड का हम लोग 8,000 कैलकुलेशन कर रहे हैं 8000, थैंक यू ईशा। फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8000, करंट जो आपका साइकिल चल रहा है, तो आपको करंट फिनिश गुड स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए, 8000 इंटू 170, 13,60,000। 13,60,000। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी भी थैंक यू का टाइम नहीं आया, अभी भी काम बाकी है सर। वर्किंग नोट 4। अब मुझे एक चीज इंटरेस्टिंगली बताओ सर कि हाँ, डेटर समझते हो ना, आप क्रेडिट में सेल करोगे तो क्रेडिट में सेल करोगे तो पैसा आने में देरी होगा। हेलो, बात को समझो सर, क्रेडिट में सेल करोगे Yes, तो sir. पैसा आने में देरी होगा ना। जैसे Yes, देखो, sir. किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट देखोगे तो इसमें आपको करंट एसेट्स नजर आएगा। करंट एसेट्स के अंदर आपको सॉरी लोन्स एंड एडवांसेस, गुडविल, इंटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्सेस, अदर टैक्सेस, यहाँ पर ये सॉरी ये वाला ये चाहिए मुझे। टोटल रिसीवेबल्स, व्हाट इज रिसीवेबल्स? साहब रिसीवेबल क्या होता है? रेवेन्यू जो रिसीव किया। नहीं सर, जो रिसीव डेटर सर। डेटर, थैंक यू सर। हाँ सर। रिसीवेबल मतलब डेटर, जो पैसा आपका मार्केट में पड़ा हुआ है, मिलने वाला है, मिला नहीं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये आपका एसेट है सर। कैसा एसेट? करेंट एसेट, जिसको आप, अच्छा आप एक चीज बताओ, किसी को कोई चीज सेल करके नॉर्मल वे में, एक बिस्किट्स पैकेट का बात करता हूँ, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जिसका पैसा आपको जल्दी मिलेगा, 1 साल के अंदर जिसका पैसा आपको मिल जाएगा, वो आपका करेंट एसेट्स होता है नॉर्मली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। बट इन सिंपल, जितना जल्दी आपको अपना बिजनेस का पैसा वापस आ जाए उतना अच्छा। 1 साल के अंदर जो आ जाता है ना, उसको नॉर्मली करंट एसेट्स के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो रिसीवेबल्स हैं ये एक्चुअली करंट एसेट्स है, और ये करंट एसेट्स किसका है? ब्रिटानिया का है। तो ब्रिटानिया का मार्केट में कितना, मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, मतलब ये मार्केट में उठाएगा मार्केट से 331 करोड़ का, 331 करोड़ का। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? नंदिनी, नील, आप लोग का सर आवाज नहीं आ रहा है? हाँ बोलो सर इन सर। 1 ईयर, सर उसको 1 साल में 331 करोड़ उसको रिसीव करना है फ्रॉम मार्केट से ना। यस सर, मतलब ये करंट शॉर्ट पीरियड में इसका इतना रिसीवेबल्स मार्केट में पड़ा हुआ है, तो विद इन 1 ईयर इसको इतना पैसा मिलेगा, तभी वो करंट एसेट्स है। नॉर्मली करंट एसेट्स का मतलब यही होता है। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपको विद इन 1 ईयर शॉर्ट पीरियड के अंदर आपका लाइबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटी नजर आएगा, ये देखो। ऐसे करंट एसेट्स के अंदर सिर्फ डेटर नहीं होता, स्टॉक भी होता है। बट अगर आप करंट एसेट्स देखोगे, चला गया, करंट लाइबिलिटी सॉरी, करंट लाइबिलिटी कितना है मार्केट में? इसका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बहुत है, 4155 करोड़ का। और शॉर्ट टर्म एसेट्स कितना है? सब कुछ मिला जुला के करंट एसेट्स है 3970 करोड़ का।
इसमें अदर एसेट्स भी है, इन्वेंट्री भी है, रिसीवेबल्स भी है। तो लाइबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है सर, थोड़ा ज़्यादा है, चिंता का बात नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब करंट 2022 के हिसाब जो देख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2021 में 4,419 करोड़ का उसके पास करंट एसेट्स था और 3,500 सॉरी नहीं, 3,608 करोड़ का उसका लाइबिलिटी था। इसका मतलब सर 2020-21 में अच्छा था कंपेरेटिवली करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का सिचुएशन। इस बार थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की का मतलब ऐसा भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि रिस्की है तो इसका मतलब खराब है। कुछ बिजनेस का मार्केट में लोन उठाया प्रोजेक्ट के लिए, हो सकता है। ये सब बात मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। बहुत सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं जब हम लोग फंडामेंटल करेंगे ना सर, अलग से जब फंडामेंटल पढ़ेंगे तब इंडिविजुअल स्टॉक में इसका भी और डिटेल्स एनालिसिस करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन फाइनेंस में ही आपको बहुत सारा चीज मैं दिखा रहा हूँ, जो फाइनेंस के क्वेश्चंस करते करते ही मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज कनेक्ट कीजिएगा। अलग से जब फंडामेंटल भी क्लास दूंगा तब उसमें फंडामेंटल्स को समझिएगा, स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। डोंट गो टू स्टॉक नाउ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आ गए सर। इसके पास 8,000 का फिनिश गुड्स है, तो 8,000 का फिनिश गुड्स के लिए, सॉरी फिनिश गुड्स तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना। क्या चाहिए अभी हमें, डेटर चाहिए। डेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कंपनी का डेटर का सिचुएशन। डेटर इक्वल्स टू, इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको डेटर का इन्फॉर्मेशन देगा। डेटर मतलब रिसीवेबल्स, मार्केट से सेलिंग पैसा प्राइस, मिलेगा। हाँ बोलो। सेलिंग प्राइस से करेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस और सेलिंग फिर प्राइस, यस सेलिंग प्राइस से करेंगे, बट सेलिंग प्राइस के साथ किसको करेंगे। ये सर 8 वीक में जो पैसा मिलेगा उससे नीचे दिया हुआ। डेटर डेटर हमें टाइम दे रहा है 8 हफ्ता का। डेटर हमें 8 वीक्स का टाइम दे रहा है, मतलब मुझे डेटर से मिलेगा 8 हफ्ते के अंदर पैसा। मतलब ये पैसा जितना दिन मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे बिजनेस चलाऊंगा। खुद के जेब से। नहीं सर, उसी के लिए तो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए। खुद के जेब से बिजनेस हो जाता तो लोन का क्या जरूरत पड़ता। इस हाँ पीरियड में मतलब नहीं आप, है तभी कह रहा। हाँ इसीलिए तो आप लोन के लिए जा रहे हो। अगर खुद के जेब पे होता तो फिर क्यों क्यों जाते। ये जो पैसा मार्केट में रहेगा तब तो क्या प्रोडक्शन बंद रहेगा कि मार्केट से। अच्छा आप सोचो, मुझे एक बार बात सोचो कि पार्ले का या ब्रिटानिया का मार्केट में सेल कर दिया, बिस्किट्स पैकेट सेल हो गया, लेकिन क्रेडिट में सेल हुआ, पैसा नहीं मिला अभी तक, तो पार्ले क्या बोलेगा। 8 वीक्स बाद जब सारा पैसा आएगा तब फिर से प्रोडक्शन का मशीन चालू करेंगे। नहीं। नहीं सर। तब तो बिजनेस का हो गया बल्ले बल्ले, है ना, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले। ऐसा थोड़ी ना है सर। तभी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, उसको रनिंग कराना है। जो पैसा आपको भी मिलेगा ना वो बेसिकली इसीलिए है बिकॉज आपका बिजनेस में ऐसा ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होता है। ये आपको अपने बिजनेस चलाते हुए पता चला है, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मार्केट ट्रेंड, मार्केट हैबिट्स, हर बिजनेस का अलग है। जैसे आज मेरा नॉर्मली बिस्किट बिजनेस में चल रहा है। अब इसमें आपको क्रेडिट सेल का पता करना है कि कंपनी ने मार्केट में कितना क्रेडिट सेल किया सारा साल भर में, फिर 8 हफ्ते में क्या होगा निकल जाएगा। और क्या, तो क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितना होगा। चौथा बोल। सर 2 करोड़ और सर 8 ईयर लाख। सर अच्छा चौथा 2 पहले करोड़ बोल 8 फिर लाख शिवम बोल। 2 करोड़ 8 लाख क्रेडिट सेल्स। सर। यस सर। किसी और का जवाब मिलेगा क्या। चौथा का क्या जवाब, चौथा। सर 2 करोड़ 8 लाख। चौथा का भी जवाब 2 करोड़ 8 लाख है। एनीवन, और कोई बताओगे सर, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितना माना जाए। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितना माना जाए, बोलो। तुम लोग 2 करोड़ 8 लाख किस हिसाब से कर रहे हो सर, 1,04,000 इंटू 200। 1
तो 200। यही कर रहा हूँ ना सर? यस सर। लेकिन सर है सर। कुछ मिस नहीं हो रहा है। 1,04,000 कंप्लीट तो हुआ है, बट 8,000 तो स्टॉक में है। 1000। हाँ सर, 1,04,000 कंप्लीटेड जरूर है, बट 8,000 तो स्टॉक में है। इसका मतलब बाकी का क्या हो रहा है? 1,92,00,000 बाकी का बिक रहा है, मतलब 8,000 क्लोजिंग स्टॉक में रह जा रहा है। 8,000 क्लोजिंग स्टॉक में है, बाकी तो आपका मार्केट में है ना, तो बाकी तो आप सेल कर यस रहे सर। हो। यस समझ में सर। आ गया? हेलो, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। ईशा, हाँ ये सर। ऋतिक, समझ में आया? हाँ एक बार बोलो फिर से सर, बोलिए। फिर से बोले। हाँ सर, यस सर सर, यस। आपने टोटल 1,04,000 प्रोडक्शन किया था, है ना? इसको छोड़ो सर, ये तो आपका WIP में है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है? इसको छोड़ो। 1,04,000 आपने कंप्लीट किया था, लेकिन 8,000 आपका क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, मतलब आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। तभी तो आप इसको लिख रहे हो ना, स्टॉक में है 8,000 यूनिट। तो 1,04,000 में से 8,000 अगर स्टॉक में है तो बाकी का क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल। ले लो। नहीं सर, बाकी आपने क्या किया? 1,04,000 बिस्किट्स पैकेट बनाया आपने, 8,000 आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो बाकी बिस्किट्स पैकेट का क्या किया आपने? ले लोगे सर। सेल। सेल हुआ ना? हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या अजम्पशन लिया था सर, कि हमारा जो भी सेल है वो सारा का सारा सेल क्या है? क्वेश्चन में गिवन था ना, क्रेडिट है। क्वेश्चंस में गिवन था ना, ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। मतलब जो भी सेल आप कर रहे हो वो क्रेडिट में है, मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा बाद में मिलेगा, उधारी में बेचना है, ठीक है? ये हमारे क्वेश्चंस में assumptions है। पैसा मिलने में टाइम लगता है, और ऐसा बड़े बड़े बिजनेस में होता है सर, बिग बिजनेस में दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस होता है। सो आपका क्रेडिट सेल है 96,000 का, कैसे मिला? 1,04,000 माइनस जो आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो आप सेल नहीं कर पाए, इंटू 200 सेल प्राइस। तो आपका डेटर कितना, सॉरी क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा बोला? 1,92,00,000। 1,92,00,000। दिस इज योर क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, दिस इज योर क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, पूरा साल का क्रेडिट सेल्स है ये। इसमें से डेटर कितना है आपका? ये साल भर का है, 1,92,00,000 का पूरा साल का क्रेडिट सेल है। इसमें से आपको क्या निकालना है? ये जो पर्टिकुलर साइकिल आपका चल रहा है, ये साइकिल का मतलब कैसे ये साइकिल कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो। 29,53,846 है क्या? यस सर, सही बोला। मतलब डेटर आपको कितना दिन बाद पेमेंट करता है? सर डेटर से पेमेंट पाते पाते 8 हफ्ता समय लगता है ना? तो 1,92,00,000 सेल तो कर दिया आपने, है ना? मतलब ये बेसिकली इस पीरियड के लिए है, पूरा साल भर का है। तो 8 हफ्ते के लिए आपका क्या सिचुएशन होगा? तो डेटर हो जाएगा आपका 52 वीक्स के हिसाब से 8 हफ्ते का डेटर का वैल्यू चाहिए हमें। जैसे कि शिवम ने मुझे बताया 29,53,846 राइट आंसर। इतना डेटर में आपका 8 हफ्ते के लिए पैसा फंसा रहेगा, ठीक है? दिस फॉर दिस पीरियड। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए? और क्या चाहिए बिजनेस के लिए, बोलो? जरूरी चीजें और क्या है? सर क्रेडिटर, यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या गिवन है? सर क्रेडिट अलाउड टू, सॉरी क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर कितना दिन छोड़ छोड़ के आपको पेमेंट करने के लिए बोलता है? मतलब अभी इसमें आपको मिलने वाला था, बट इसमें आपको देना है, इसमें आपको देना है। अगर आप बैलेंस शीट भी चेक करोगे, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो जब देना पड़ता है कंपनी को, वो क्या है, क्या नाम पे नजर आएगा? ट्रेड पेबल। पेबल। ट्रेड पेबल। कहाँ मिलेगा? करंट लायबिलिटी में मिल जाना चाहिए। अकाउंट्स पेबल,
दिख रहा है सर? यस सर। ठीक है, ये अकाउंट्स पेबल करेंट ईयर का, जिसका मतलब ये 2022 का ब्रिटानिया का 1349 करोड़ का अकाउंट्स पेबल है, मतलब देना है, दिया नहीं, देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है सर, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें वही वाला चीज चाहिए अभी, किसके लिए? विजय लक्ष्मी के लिए, लेकिन एज पर आवर कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा जो मतलब कैलकुलेशन सर, क्या करना है? वर्किंग नोट 5, क्रेडिट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल न्यू कंपनी। सर ये विजय लक्ष्मी का न्यू कंपनी है ना, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में बोला गया था, वेरी फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस, विजय लक्ष्मी लिमिटेड न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, अभी अभी कंपनी बना है। ठीक है, मतलब इसी ईयर साल बना है। सर अगर कंटिन्यूएशन में होता तो थोड़ा रूल्स अलग हो जाता। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या बात है। अगर कोई कंपनी न्यू कंपनी है, उसके साथ पुराना कंपनी जो कंटिन्यूएशन मोड पे चलता है, उसके क्या फर्क होता है बाद में समझाता हूँ सर, बट अभी देखो। तो क्रेडिट परचेज कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कितना कंपनी खरीद रहा है वो देखना है, मतलब रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लायर से ले रहा है ना। बिस्किट्स कंपनी है तो आटा मैदा ले रहा है ना, चीनी ले रहा है, शुगर ले रहा है, बटर ले रहा है, जो भी चीज चाहिए उसको, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कंपनी कितना कर रहा है, और दिस साल क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। जब ये दोनों मैच करोगे तभी न्यू कंपनी का क्रेडिटर कितना है पता चलेगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन को आपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे एकदम स्टार्टिंग में। वर्किंग नोट 1 चेक करो सर, वर्किंग नोट 1 में रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपका कितना था? 86,40,000। ये आपने इस साल खरीदा ना? हेलो यस टेल सर। मी सर, ये जो ये जो ये जो 86,40,000 है, ये आपने दिस ईयर, दिस करंट ईयर आपने परचेस किया क्रेडिट में, है ना? तो ये परचेस आपका है, और क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है वो भी तो इस साल परचेस किया आपने। क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है आपका रॉ मटेरियल? आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है सर? 13,60,000। नहीं रे बाबा, वो तो WIP है, रॉ नहीं मटेरियल, नहीं, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल 5 लाख का सॉरी WIP में। सर, 6,64,615 ओ हाँ। टोटल इतना था, उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक आपका 4 हफ्ते के हिसाब से इतना पड़ा हुआ है, स्टॉक में है। तो ये जो दोनों मिला के आपका जितना होता है ना, वो आपने एक्चुअली परचेस किया क्रेडिट में, तो यही हिसाब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर रॉ मटेरियल कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 86,40,000 प्लस आपका 6,64,615, दोनों को टोटल करो सर। कितना होता है सर? करिए सर, टोटल कीजिए, कोई तो बताए कितना टोटल हो रहा है। किसी ने टोटल नहीं किया क्या? 93,04,615। लाइक 9,30,000, सॉरी, हाँ सॉरी 93 लाख, सॉरी सॉरी 90। 93,04,615, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या है सर? ये आपका क्रेडिटर है, मतलब क्रेडिट परचेज है। अब इसको आपको करंट हिसाब से क्रेडिटर को फाइंड करना है। तो क्रेडिटर को करंट पीरियड के लिए कितना पेमेंट करने का हिसाब आ रहा है? 93,04,615। क्रेडिटर को पेमेंट कितना दिन बाद करना है सर? 8 weeks। नहीं सर, 4 हफ्ते में, 4 वीक्स। 4 weeks इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52, कितना आ जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, सिंपल सिंपल है ये सब।
7,15,740 आएगा, मेरा इतना है सर। 7,50,000। यस सर। ठीक है सर, अभी भी कुछ खेल बाकी रह गया सर, क्या बाकी है सर? जस्ट लुक एट हियर सर, आप वेजेस देते हो, मतलब अपने लेबर को पेमेंट तो करते हो ना, तो लेबर को पेमेंट करते हो कितना दिन छोड़ छोड़ के? 1.5 हफ्ता छोड़ छोड़ के। तो 1.5 हफ्ते के लिए आपका पेमेंट कितना, मतलब टोटल पेमेंट कितना है? पहले तो आपको पूरा साल भर का पेमेंट देखना है, और फिर 1.5 हफ्ते में आपका कितना पेमेंट बाकी रहता है वो आपको देखना है, कि 1.5 हफ्ता छोड़ छोड़ के जो आपको पेमेंट करना होता है उसका क्या कैपिटल का आपका करंट साइकिल में है। तो कैसे निकालोगे? पता? बोल, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो? इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो आपको पेमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो टेल मी, वर्किंग नोट 6, लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। बोलो, कंपनी पूरा साल भर का कितना लेबर कॉस्ट उठा रहा है? सर 1,04,000 का टोटल प्रोडक्शन 25,40,000। 1,08,000 होगा ना सर? 1,04,000 का टोटल आपका क्या कर रहा है? 1,04,000 का 8 होगा ना? हाँ, यहाँ पे 8 मिलेंगे। सर 1,04,000 का कंप्लीटेड है, हाँ। और 4,000 तो WIP में है ना। अच्छा, तो उसको नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? तो फिर कि तो वही उसपे तो मैं बोल रहा हूँ कि 1,08,000 लेंगे। हाँ, तो 1,08,000 लेंगे, लेकिन क्या उस पे पूरा कॉस्ट लगा दोगे क्या? नहीं, पूरा नहीं लगाएंगे, उसमें 50% लगाएंगे। फिर वही तो, इसीलिए 1,08,000 को अलग एक साथ नहीं करना है ना। 1,04,000 में आपका लेबर लग रहा है 30 रुपीज पर यूनिट, लेकिन 4,000 पे आधा ना। यस सर। बोलो सर, ये बात सबको समझ में आया? हाँ, चौथा। सर लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है? 31,80,000 यस टोटल। सर। ईशा, सर बोलो सर। 31,80,000। यस सर, 31,80,000। क्या बाकियों को समझ में आया? ऋतिक, ऋतिक का आवाज नहीं आया। नील, नंदिनी, टेल मी सर। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो सर, किसी को डाउट है? किसको डाउट है? सर आवाज नहीं है। बोलो सर, डाउट है तो बोलो, समझा दूंगा फिर से। तो 1,04,000 का 30 रुपीज, ठीक है, मतलब ये आपने लेबर पूरा कंप्लीट कर दिया, गुड्स कंप्लीट हो गया तो लेबर पूरा लग गया। लेकिन 4,000 जो आपका WIP में है, उसमें आपने पूरा लेबर नहीं दिया, तो उसमें 15% ही लेबर दिया आपने, 50%, बिकॉज वो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन आपको ये भी बोला था कि आपने सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट 50% ही यूज किया, तो लेबर आपका कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को, तो उसमें 50% ही यूज हुआ है, तो इसलिए 30 का 50% कर दिया सर। तो क्या हिसाब हो जाएगा? 31,80,000। नाउ आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस के हिसाब क्या करना है? ये साल भर का वेजेस है, तो करंट पीरियड में आपका 31,80,000 साल भर का है, और आप यहाँ पर 1.5 हफ्ते में पेमेंट कर रहे हो, तो 1.5 हफ्ता का 52 वीक्स में कितना प्रोपोर्शनेट होता है? बोलो। सर मेरा आ रहा है सर, कैलकुलेट करके देखो। सर 91,731। 91,731। थैंक यू सर। Yes, sir. 91,731, ठीक है। 91,731 ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। मतलब वेजेस के लिए आपको कैपिटल में इतना जरूरत पड़ता है हर 1.5 हफ्ता छोड़ छोड़। सिंपल है। बोलो सर, मुझे जितना जरूरी चीजें था ना मैंने कर लिया। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन था, इस इन्फॉर्मेशन में यही सब चीजें अवेलेबल था। क्वेश्चन में जो जो बोला था उसके हिसाब से, एज पर दी डिटेल्स। अगर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड बोलता तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। नॉर्मली और एक होता तो ओवरहेड ही होता है और कुछ नहीं होता है, बिकॉज वही सब मेन मेन कॉस्ट आता है, हर बिजनेस को वो सब संभालना पड़ता है। तो आपका जरूरी चीजें आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको इस साइकिल के लिए कितना कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो अब आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जो हिसाब है वो हो जाएगा। कैसे होगा? फिर स्टेटमेंट फॉर्म करो। एक क्या फॉर्म करो? चलो सर, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए क्वेश्चंस का। स्टेटमेंट
showing estimates of working capital. Statement showing estimates of working capital. बैंक में जो जाता है सर, estimations of working capital. इसमें आपको एक पर्टिकुलर का हेड रहना चाहिए जो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट ज्यादातर केस में प्रिपेयर करते हैं, CS, ठीक है। अमाउंट का 2 घर बना लो। अब इसमें आपका जो करेंट एसेट्स है, जो आपका करेंट एसेट्स है उसको आप ऊपर दो, करेंट एसेट्स को आप पहले लिखो और जितना जितना आपका करेंट एसेट्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। अब व्हाट इज करेंट एसेट्स? सर जो पैसा आपका विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड लाइक विद इन 1 ईयर आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज योर करेंट एसेट्स। तो नाउ टेल मी, इतना सारा जो आपने कैलकुलेट किया, जैसे कि रॉ मटेरियल, ये आपका करेंट एसेट्स है? हाँ सर, रॉ मटेरियल करेंट एसेट्स है ना, बिकॉज रॉ मटेरियल को यूज करके ही तो आप प्रोडक्ट बनाते हो। दिस इज 100% करेंट एसेट सर। सर WIP में जो है दैट इज ऑल्सो योर करेंट एसेट्स। सर फिनिश गुड्स, उसको भी तो सेल करना, वो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है ना। ये देखो जो बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सर ये थोड़ा कंप्लीटेड नहीं है, एक्चुअली ये सब टिकट टेबल है, मेन पॉइंट को उठा के बात करता है। तो अगर आप इसका इनकम स्टेटमेंट में जाओ, कंपनी का जब मैं रेवेन्यू को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के देख रहा था, आप यहाँ पर देखो कि कंपनी का रॉ मटेरियल जो है ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी का डे टू डे यूज करने का कैपिटल है, इसको यूज करके कंपनी अपना पैसा बनाता है। तो जब आप इसको एस्टिमेट करोगे तो बैलेंस शीट के हिसाब से ये करंट एसेट्स है। ये जो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट छुपा हुआ है ना, उस करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल वगैरह छुपा हुआ होता है सर, ठीक है, जो कंपनी का एसेट्स है जिसको कंपनी यूज करके मार्केट में सेल करता है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर करंट एसेट्स कंपनी का क्या क्या है, जो मैं आपको अभी अभी आइडेंटिफाई कराया, वो आपका रॉ मटेरियल, आपका WIP, आपका फिनिश गुड्स, और क्या है, क्या डेटर आपका करंट एसेट्स है सर? हेलो, क्या डेटर आपका करंट एसेट्स है? नंदिनी बोल। हाँ सर। यस। क्या क्रेडिटर आपका करंट एसेट्स है? नो सर। नो सर। क्रेडिटर आपका क्या है? करंट लाइबिलिटी। याद रखिएगा सर, है ना। अच्छा नो वेजेस सर, आपका नो क्या है? सर। हाँ क्या नो सर? क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी नहीं है आपका? अरे वो ऋतिक बोलो, अरे क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है आपको, क्या वो आपका करंट लाइबिलिटी नहीं है? कौन है क्रेडिटर? सर इधर करंट लायबिलिटी करंट एसेट नहीं होगा सर। हाँ क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। थैंक यू सर, आई अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया। अच्छा ये वेजेस जो है, ये जो आप ब्रेक हो रहा है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है सर वॉइस। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? सबको मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? नो सर। ना सर। ईशा, नंदिनी, नील, साउंड ब्रेक हो रहा है? ऋतिक का थोड़ा नेटवर्क तेरा नेटवर्क इशू है ऋतिक, क्योंकि बार बार तेरा थोड़ा ज्वाइनिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है। ठीक है, बाद में एक बार सुन लेना अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा? ये करंट एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लाइबिलिटी सर। लाइबिलिटी। लायबिलिटी है सर, आपको देना है लेबर को पेमेंट करना है, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है, लेकिन देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग तभी तो बोला गया। तो करंट एसेट्स फटाफट पुट कर दो पहले, जिसमें आपका क्या क्या आ रहा है। रॉ मटेरियल स्टॉक मैं यहाँ पर जस्ट पुट कर दूंगा, इसके लिए वर्किंग नोट क्या है 1। सर कैशটা 25000 ছিল না? यस सर, कैश 25,000 था। WIP स्टॉक वर्किंग नोट 2 में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। पॉइंट नंबर C,
फिनिश गुड स्टॉक, ये हम लोगों ने वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट किया। एंड डेटर मतलब रिसीवेबल्स, डेटर मतलब रिसीवेबल, वर्किंग नोट 4। एंड ई इज योर कैश। अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन में आपको एक कैश मिलता है सर, कैश एट बैंक एक्सपेक्टेड टू बी 25,000, मतलब कंपनी के पास, विजय लक्ष्मी के पास 25,000 का कैश है। तो कैश भी आपका करंट एसेट्स है। आप ब्रिटानिया का भी चेक कर लो, ये देखो कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है ना सर। जैसे ब्रिटानिया का कितना कैश बता रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जिसको जल्दी जल्दी कंपनी मार्केट में कैश में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे मानो बॉन्ड वगैरह में है, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, 3 महीने के अंदर हो जाता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मतलब बहुत जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके पास 1018 करोड़ का कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। मार्केट में टोटल रिसीवेबल 331 करोड़ का है, मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में पड़ा हुआ नहीं है, ये अच्छा बात है। लेकिन स्टॉक में कितना बिस्किट्स पड़ा हुआ है इसका, इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है सर, 1367 करोड़ का, मतलब 1367 करोड़ का। बाकी अदर करंट एसेट्स में मिला जुला के हैं। अब अदर करंट एसेट्स में क्या है नहीं है, इसके लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट निकालो, एनुअल रिपोर्ट निकालो और चेक करो। ये सब होमवर्क है आप लोगों का घर पे करने के लिए, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और जाओ और देखो, सब चीज आपको दिख जाएगा, एवरीथिंग इज गिवन हियर। एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीख जाओ सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। अब आगे जाके आपको थोड़ा मेहनत करना है और क्या, ठीक है। जब मौका मिले देख लेना एनुअल रिपोर्ट। कैश का कितना है सर, 25,000 का। अच्छा, मुझे एक बार कोई अमाउंट का बता दो कि कितना कितना है। चौथा, रॉ मटेरियल स्टॉक का कितना, 66, सर 6,64,615 615। WIP स्टॉक का कितना है, 5 लाख सर, 5 लाख। सर फिनिश गुड स्टॉक का कितना है, 13,60,000। 13,60,000, सर डेटर का कितना है, 29 लाख 59,53,846, 846। और हाथ में कैश कितना है, 25,000, 25,000। सबको टोटल करके कितना आ रहा है, आउटर कॉलम में निकालो। 55,03,461। सर इतना करंट एसेट्स है इसके पास, ठीक है। ठीक जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पर ये सब कंपनीज भी इसी तरह से ही कैलकुलेट करता है सर। हम लोग कुछ अलग नहीं किए सर, जिस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये लोग भी अपने बैलेंस शीट में जैसे जैसे दिखा रहा है ना, इसी तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल को बिठा दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। रिसीवेबल्स कितना है, इन्वेंट्री कितना है, आदर में कितना है, इस तरह से जैसे हम लोगों ने अभी किया। कोई नया चीज नहीं किया सर, टिकर टेप या कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट जो भी करता है वही किया। नेक्स्ट सर, करंट लायबिलिटी बोलो, करंट लायबिलिटी आपका इस क्वेश्चन में क्या क्या है इन दिस विजय लक्ष्मी का बिजनेस में। क्रेडिटर है ना सर, क्रेडिटर कितने का है, 71,05,740। क्या मैं सही बोला, सॉरी 7,15,740, आई एम सॉरी सर, 7,15,000, हाँ 7 लाख सॉरी। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है, अच्छा इसका वर्किंग नोट कितना था, इसका वर्किंग नोट 5 था। और आउटस्टैंडिंग जो लेबर का पेमेंट आपका बाकी है, जो वर्किंग नोट 6 में आपने कैलकुलेट करके रखा, दैट इज 91,731 का। सर और कुछ है क्या लायबिलिटी, चेक इट, वर्किंग नोट चेक करो, कोई और लायबिलिटी नजर आ रहा है क्या। क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं आप लोग, कोई और लायबिलिटी आपको नजर नहीं आएगा सर, अगर आएगा तो कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको जरूर मिलेगा। तो जस्ट टोटल इट, कितने का लायबिलिटी है बताओ मुझे। 8,07,471। तो कितना एसेट्स है इसका, 55 लाख का, लायबिलिटी है 8 लाख अप्रोक्स। इसका नेट वर्किंग कैपिटल क्या है इसका, 46,95,990।
नेट वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, एसेट से लायबिलिटी को, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाओ तो आपको CA माइनस CL करना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, देन यू विल गेट 46,95,990 इतने का नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपका रिक्वायरमेंट है सर। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन आपको क्या सवाल किया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो जो बिजनेस साइकिल हम लोगों ने देखा, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस बिजनेस को 46,95,990 का जरूरत है। लेकिन अब क्वेश्चन है दूसरा सवाल, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसमें 2 मेथड बोला है लेकिन एक्चुअल में 3 मेथड होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 मेथड मेंशन किया है बट एक्चुअल में 3 मेथड होता है। तो मैं आपको टेंडन कमेटी का बता देता हूँ। जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बहुत, लाइक CA क्वेश्चन या CMA का या CS का, इवन इन MBA ऑल्सो। जो लोग MBA में वर्किंग कैपिटल वगैरह करता है वहां पर भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, BCom लेवल में भी सवाल होता है। तो इसका क्या 3 मेथड है सर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। सर लिखो यहाँ पर, इफ फर्म, अच्छा एक काम कर दो सर, यहाँ पर मेरा पेज कम खत्म हो गया, मैं दूसरा एक पेज लेके करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लिखो सर, इफ फर्म्स मतलब विजयलक्ष्मी finance their working capital heavily using short-term funds, there will be a risk of technical insolvency। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, अगर ये शॉर्ट टर्म में ये फंड उठाता है, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड में लोन लेके, तो इंसॉल्वेंट हो सकता है, कंपनी दिवालिया हो सकता है। ठीक है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हुआ है ना, बिग बाजार को प्रॉब्लम हुआ सर लेटेस्ट में, फ्यूचर ग्रुप को। हेंस टैंडन कमेटी का सजेशन है, टैंडन कमेटी कम आउट विथ नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रिगार्डिंग MPBF मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, कितने का? MPBF का फुल फॉर्म लिख लो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब मेथड को अलग अलग करना पड़ेगा सर। पहला मेथड ये बताता है MPBF इक्वल्स टू 75% ऑफ NWC, जितना नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 75%। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। 75% का 46,95,990। ठीक है, 75% ऑफ 46,95,990, प्लीज टेल मी कितने का हो रहा है? बैंक कभी भी पूरा फाइनेंस नहीं करेगा सर, बैंक को बहुत रिस्क है, इसलिए बैंक आपको उतना ही देगा जितना टैंडन कमेटी एनालिसिस करके यहाँ पर बताया है। ऐसे और भी कमेटी है 35,21,000
35 21,000 992 93 हाँ 0.5 99993 ठीक है। ये आपका Yes, इतना sir. फाइनेंस आपको एज पर टेंडन कमेटी का फर्स्ट मेथड के हिसाब से मिल सकता है। दूसरा मेथड क्या दिया, सेकंड मेथड में एमपीबीए बता रहा है सर 75% ऑफ करेंट एसेट्स, इससे माइनस कर दो करेंट लायबिलिटी। मतलब करेंट एसेट्स का 75% जितना होता है मतलब 55,3461। चेक करो करेंट एसेट्स टोटल कितना है, 75% ऑफ 55,03,461। यहां से लाइबिलिटी को माइनस करो, कितना होता है 8,74,71। जितना होगा पुट करके बताऊंगा कितना होता है सर। अरे बोलो, बोलो सर इसका बोलो। 75%। हाँ 41,27,590। अरे गलत बोल रहा है, इसका 50 इसका हाँ 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 कितना बोला, 41,27,596 यहाँ से माइनस करके कितना हो रहा है, लेस 807 लास्ट में क्या सर वो छुप गया 470 Sir, 33,20,100 25 ठीक है। वेरी गुड सर। सर ये दोनों मेथड हमें पूछा गया था, हमने बता दिया, बट एक तीसरा मेथड भी होता है, पूछा नहीं है फिर भी बता देते हैं, बिकॉज जब आप लोग टेंडन कमेटी का नोट्स को अलग से देखोगे ना, ठीक है, तब भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो अभी लिखा देता हूँ। तो व्हाट इज द थर्ड मेथड। एक्चुअली थर्ड मेथड का डिटेल्स क्वेश्चन में नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ पर खुद से बना लेते हैं। एज्यूम एज्यूम ठीक है 4 करेंट एसेट्स। अब इसके ऊपर मैंने ना प्रीवियसली एक नोट्स लिखा के रखा आप लोगों को। सर 4 करेंट एसेट्स क्या होता है, सर कोर करंट एसेट्स बेसिकली कैश एंड स्टॉक जैसी चीजों को बताते हैं जिसके बिना बिजनेस अधूरा है। मतलब मानो कि आपके बिजनेस में इतने का कोर करंट एसेट चाहिए होता है। कोर करंट मतलब मतलब बिना कैश का आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, बिना स्टॉक का नहीं चल सकता। तो इतना एसेट्स आपके पास मानो 5 लाख का है, कोर करंट एसेट्स 5 लाख का है आपका। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका एमपीबीएफ कितना होगा, इसके ऊपर एक नोट्स है सर, कोर करंट के ऊपर हार्डकोर करंट एसेट्स भी कहा जाता है। हार्डकोर मतलब जिसके बिना बिजनेस चलाना मुश्किल है। इसमें आपका मैक्सिमम परमिशेबल हो जाएगा 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स। मतलब कोर मतलब हार्डकोर कैश एंड स्टॉक, ठीक है, ओवरऑल करंट एसेट से कैश एंड स्टॉक को हटा के जितना होता है, तो सीए माइनस सीसीए। फिर यहां से लेस करो करंट लायबिलिटी को, मतलब कुछ ऐसा आएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स कितने का है 55 लाख 55,03,161। वहां से सीसीए को माइनस करो जो आपका वैल्यू होता है 5 लाख का, फिर वहां से करंट लायबिलिटी को माइनस करो दैट इज 8,74,171। मतलब ये कोर करंट एसेट्स ही है सर, बट ये बिजनेस के अंदर एक इतना स्पेशल एसेट्स माना जाता है कि जिसके बिना बिजनेस चलाना ही मुश्किल है। इसलिए स्टैंडर्ड कमेटी ओवरऑल करंट एसेट से कोर करंट को निकाला और फिर उसके ऊपर कंपनी को लोन देने के लिए सजेस्ट कर रहा है। कितना हो रहा है देखो, कितना होगा सर 29,45,125। मेरा इतना आया सर, एक बार आप लोग चेक करके बताओ। हेलो, क्या इतना आया, मतलब 55,03,161 से 5 लाख को लेस करो, उसका 75% करो, माइनस 8,74,171 करो, तब जाके आएगा।
नहीं आ रहा नहीं आ रहा है? है, आ रहा है 28,198,99। फिर से करता हूँ एक बार। चौथा ईशा आपका ऋतिक नील हाँ सर ऐसे गए आया ना? हाँ वो उसका मतलब ये शिवम ने गलत किया कुछ। नंदिनी नंदिनी एसचे ईशा नंदिनी ऋतिक बोलो आया कि नहीं? सर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। 29,44,000 सर मेरा 45 आया। हाँ सर सर आया ना? ओके सर चेक कर सर, आ जाएगा आ जाएगा सर, आ जाएगा। हाँ, आगे सर। अच्छा देखो सर, ये जो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये बेसिकली किसी भी तरह का बिजनेस को फाइनेंस पाने के लिए कंपनी को इसी तरह से हिसाब करना पड़ता है, तब जाके कंपनी लोन के लिए जाता है और फिर कंपनी को लोन मिलता है, फिर उस पैसे से कंपनी बिजनेस करता है और फिर कंपनी उसका इंटरेस्ट चुकाता है, तब जाके बिजनेस चलता है सर। ठीक है सर, सिमिलर काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके साथ देके रखा, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है कुछ कंपनी का नाम नहीं है बट आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रोफार्मा कॉस्ट शीट ऑफ एक कंपनी का दिया है सर, इसे भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है तो दो क्वेश्चंस मैं सिमिलर टाइप का आपको घर में करने के लिए दे रहा हूँ, मस्ट ट्राई सर। ठीक है मस्ट ट्राई क्वेश्चंस है, अगर ऐसा क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीख जाओगे ना तो आप किसी भी एंगल से किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी समझ जाओगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस भी समझ जाओगे। ठीक है और एज पर दिस अप्रोच करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, और एग्जाम में जो पूछते हैं वो रियल लाइफ में आप कैलकुलेशंस करने के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है तो जब हम लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स भी करेंगे तब भी आपको हेल्प होगा। जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल क्लास जब भी ज्वाइन करोगे तब आप देखना कि किस तरह से हर एक चीज आपको आंखों के सामने ना एकदम सिंपल सिंपल नजर आ रहा है। ठीक है कोई हार्डकोर नहीं लगेगा, एकदम सिंपल सिंपल नजर आएगा। ठीक है सो डोंट वरी, धीरे धीरे समझ और आ जाएगा। तो सर मैं आज इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करूंगा। और जिन लोगों को मैंने लास्ट वीक का होमवर्क जिनके पास है उनको मैं सोल्यूशन शेयर करता हूं सर। लास्ट वीक का जो होमवर्क है आप लोग एक बार चेक करो, अगर कोई डाउट है उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है सर? हेलो चौथा नंदिनी शिवम नील जिन लोगों का होमवर्क है लास्ट वीक का उनके लिए बोल रहा हूँ, और ऋतिक ईशा ओके आप लोगों को मैं पिछला क्लासेस का जो थोड़ा सा जो भी लेक्चर्स है वो शेयर करता हूँ। आप लोग एक बार वर्किंग कैपिटल को शुरू से सुनो सर। ठीक है और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है आप लोग मुझे क्लास में पूछो। ठीक है ईशा ऋतिक समझ में आया सर? अच्छा ऐसे मुझे ईशा हाँ ऋतिक सर। मुझे हेलो इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ तो मुझे। हाँ सर कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो थोड़ा समझ आया। ठीक है सर, थोड़ा सा हेलो स्टार्टिंग से करोगे। सर। हाँ 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 ऋतिक बोलो। हाँ सर क्या बोले सर? मैं पूछा कि जो क्वेश्चंस करवाया जिस तरह का वर्किंग कैपिटल हुआ, आप लोग थोड़ा मिड टॉपिक में ज्वाइन किए बट क्या समझ में आया, क्या हुआ ना हाँ हुआ? सर मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो गया सर बीच में, इस वजह से सर प्रॉब्लम कर रहा है सर। ठीक है सर, थोड़ा सा आप लोग इसको एक काम करना, मैं क्लास शेयर कर दूंगा तो एक बार उसको देख लेना सर। ठीक है जिनका भी नेटवर्क इश्यूज है, फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। ओके सर ठीक है आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे। ठीक है कंटिन्यू रखेंगे सर। जिन लोगों का भी पुराना क्लासेस मिस है प्लीज मेरे से वर्किंग कैपिटल का क्लास लो और उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है और होमवर्क जिनका था मैं होमवर्क सॉल्यूशंस भेज देता हूँ, आप लोग एक बार चेक करो खुद से, जहां पर मिस्टेक है उसको लिख के रखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करेंगे सर। ठीक है ओके सर फिर बाय। बाय सर। ओके सर गुड नाइट टाटा। गुड नाइट। बाय सर। बाय।